हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ जहाँ चाह वहाँ राह को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस प्रेरणादायी पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 5, जहाँ चाह वहाँ राह। आइए। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। रुपाले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। एक मलमल का कपड़ा उस उस पर सुंदर सी कढ़ाई की गई थी, जिससे वो बहुत सुंदर लगने लगी। इन बेल बूटों को सजाया था इमा इला सचानी ने। इला की हिम्मत अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। यानी इला कढ़ाई करती थी। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ पर बीता है। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों के बाहर आ जाते हैं। कुछ मिट्टी में आड़े तिरछी लकीरें खींचकर, कुछ कनेर के पत्तों से सीटी बजाते हैं, कुछ गत्ते खेलते हैं, कुछ इधर उधर वे टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरते पिट्ठू खेलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता है तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैग लेते हैं और ऊंचे स्वर में गाना गाते हैं, कच्चे नीम की नंबोरी सावन जल्दी आयोरी। मतलब छोटे छोटे बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं। कोई कोई गट्टे खेल रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, कोई तरह तरह के खेल खेलते हैं। और जब उनका खेल से मन भर जाता है तो वो झूला झूलने लग जाते हैं। इला गाने में तो उनका साथ देती है, लेकिन उनके साथ पैंग नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। यानी वो अपने हाथों से लाचार थी। वो चुपचाप एक किनारे पर ही बैठ जाती। मन ही मन सोचती थी कि मैं भी ऐसे कुछ क्यों नहीं कर पाती। जब उसके अंदर शारीरिक कमी थी तो वो यह सोचती थी कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है और मैं इनके जैसे क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते थे कि इना किसी न किसी तरह तो उसके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी, क्योंकि उसके पैर ठीक थे, वो चल सकती थी, वो भाग सकती थी। तो वो वाले खेल खेल लेती थी जिससे उसे हाथों का काम ना पड़े। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो वह निराश हो जाती थी, क्योंकि उसकी हाथ काम नहीं करते थे। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती थी, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान ही रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती मान लिया। अब उसने सोचा कि हाँ, अगर मेरे हाथ काम नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। उसने एक चुनौती के रूप में उस बात को स्वीकार कर लिया। उसने यह सब अपने पैरों से करना सीखा। जो काम हाथ करते हैं वो काम उसके अब पैरों से करना के लिए वो तैयार हो गई। हम हाथों से करते हैं और वो पैरों से करना सीख रही। दाल भात खाना यानी दाल चावल खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी यानी सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। अब उसने पैरों से लिखने की कला भी सीख ली और आखिर में उसने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। दाखिला यानी एडमिशन मिलने में भी उसे बहुत परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, तो कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। वो काम धीरे कर पाती थी, इससे भी उसे परेशानी थी।
किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती यानी जल्दी कर जाती कि देखने वाले हैरान यानी दंग रह जाते थे। बेशक वो पैरों से काम करती थी, लेकिन कई कार्य ऐसे थे जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाते, उससे भी ज्यादा जल्दी स्पीड गति में वो कर लेती थी। पर किसी काम में थोड़ी परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। यानी इला बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं कक्षा में पास नहीं हुई, यानी वो फेल हो गई। इला को यह मालूम ही नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिख सकता है। ऐसा होता है, यदि कोई व्यक्ति विकलांग है या हाथ से मजबूर है, वो नहीं लिख पा रहा है, या आप में से किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप हाथ में फ्रैक्चर है, आप नहीं लिख सकते, आपका एग्जाम है, तो परीक्षार्थी जो होते हैं, परीक्षा लेने वाले परीक्षक जो हैं, वो परीक्षार्थी के लिए एक अलग व्यक्ति मुहैया कराते हैं और वो उनका पेपर लिखते हैं। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो अच्छा होता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। ये जरूरी नहीं है कि आप 10वीं कक्षा में फेल हो गए तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उसमें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए उन्हें देखती थी। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। अब यहाँ पर भी वो कारीगरी किससे करती कि अंगूठे वो भी पैर के, दोनों अंगूठे के बीच में सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहां चाहत होती है वहां कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया। यानी जो उसके सामने एक परेशानी थी, कि जो लाचारी थी, उसे भी उसने ठुकरा दिया था। 15-16 साल के होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में वह माहिर हो चुकी थी। किसी वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों के नमूने खिल उठेगा और टाके कौन कौन से लगे, यह सब वह अब समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए हुए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ कई टाके भी इस्तेमाल किए गए, मतलब कई तरह की कढ़ाई थी। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया गया, डंडियों को काथा से उभारा गया, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीरी से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत पसंद आई। इलाके पांव अब रुकते ही नहीं है। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपली बूटियां उखेरते थमती ही नहीं है। यानी अब वह लगातार अपनी कढ़ाई का कार्य करती रहती है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है और हमें सिखाता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमें अब कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसा कि इस पाठ में सिखाया, जहाँ चाह होती है वहां रास्ता यानी राह स्वयं निकल आता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।